हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की साइंस की पढ़ाई करने जा रहे हैं और साइंस में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण, इसी की पार्ट नंबर 7 की पढ़ाई करेंगे। हम लोग पार्ट नंबर 7 की पढ़ाई करेंगे। 6 पार्ट में इस चैप्टर को लगभग हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज इसमें क्या हो जाएगा, ये चैप्टर लगभग समाप्ति हो जाएगा। तो आज हमको दो टॉपिक मेन रूप से जानना है। एक है धोने का सोडा और उसके बाद पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले धोने का सोडा पढ़ेंगे, इसके बाद बोर्ड को हम साफ करेंगे। अब बोर्ड को साफ करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे पहले हम लोग क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज धोने का सोडा पढ़ेंगे, इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो भी जानेंगे। तो देखिए, अब इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको मिटा के ही हम बताने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको करना क्या है कि पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक वीडियो में हम आपको यही बोलते हैं, शुरू में ही बोलते हैं हर एक वीडियो में कि सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप कॉपी में उसको लिख लीजिएगा, तो इससे आपका नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम बताएंगे इसको तो बताने के दौरान इसको क्या कर देंगे, हम गंदा कर देंगे, तो उसमें आपको लिखना चाहोगे तो लिख नहीं पाओगे। इसलिए अभी साफ सुथरा है, तो आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो के बाद कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसको मिटा के हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं धोने का सोडा, जो कि 5वां नंबर लवण है। हम लोग लवण का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, लवण का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो 5वां नंबर पर आता है धोने का सोडा। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो Na2CO3 × 10H2O आपको ये बोलना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए धोने का सोडा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Na2CO3 × 10H2O और इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। समझाया? फिर से देखिए, धोने का सोडा जो है, जिसको हम आमतौर पे धोने का सोडा बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है भाई, तो सोडियम कार्बोनेट, 10 को बोलते हैं डेका, 10 को क्या बोलते हैं, डेका। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको किस विधि से बनाते हैं, तो अमोनिया सोडा विधि से बनाते हैं, जिसका नाम साल्वे विधि भी। तो चलिए अब इसका बनाने की विधि सीख लेते हैं कि बनाने की विधि क्या है। हम तो विधि का नाम बता दिए कि किस विधि से बनाते हैं, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। अब अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि में करते क्या है, तो ये हम पिछले पार्ट में आपको बता चुके हैं। पिछले पार्ट में जब सोडियम बाइकार्बोनेट आपको पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था, फिर से उसी बात को हम क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो क्या बताया था, तो अमोनिया गैस से संतृप्त, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ये आपको हम पिछले पार्ट में बता दिए थे, याद है? पिछले पार्ट नंबर 6 में आपको इतना बता चुके हैं, जिसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़े थे ना। पिछले पार्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट की हम लोग पढ़ाई किए थे, उसमें ये बताया गया था, ये वाला क्या बताया गया था कि अमोनिया, वही है सेम चीज जो आपको बताया था वही है, बस इसके आगे नया चीज है। तो क्या बताया गया था कि अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। और वहां पर ये इक्वेशन हम लिखे थे ना। अब आगे क्या करते हैं, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब इसको हम गर्म करते हैं तो हमको मिलता है सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। देखिए इसका इक्वेशन ये है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, ऊष्मा का मतलब गर्म, गर्म जब हम कर रहे हैं तो देखिए आपको सोडियम कार्बोनेट मिल गया आपको। अब आपको सोडियम कार्बोनेट को क्या करना है ना, रवाकरण करना है। सोडियम कार्बोनेट को जब हम रवाकरण करते हैं तब धोने का सोडा बनकर तैयार। समझा? मतलब इसको कितने स्टेप में बनाया भाई, तो 3 स्टेप में। कितना स्टेप लगा, 3 स्टेप ना। पहला स्टेप में क्या बना है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे, तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में
जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या किया कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बना। ये दूसरा स्टेप हुआ। और तीसरा स्टेप क्या करते हैं, जब इसका हम रवाकरण करते हैं तो क्या बनता है, धोने का सोडा। ये 3 स्टेप में बनकर तैयार। समझ में आया? नहीं आया? ये तो पहले वाला ही है ना, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि पहला स्टेप क्या है कि सोडियम कार्बोनेट अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनकर तैयार होता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट पहला स्टेप में बन गया। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, इसको हम रावाकरण करते हैं। रावाकरण करने से क्या बनता है, धोने का सोडा। ठीक है, तो ये था। इसका गुण क्या है भाई, तो ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी। ये सफेद पारदर्शी पदार्थ है, पहला गुण। दूसरा भाई ये जल में घुलनशील है, मतलब जल में ये घुल जाता है। ठीक है, जल में आराम से घुल जाता है। तीसरा, जल में जब घोलोगे तो जो इसका विलयन होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय। तो जो क्षारीय होता है वो क्या करता है भाई, तो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है कि नहीं करता है। चलिए अब हम जान गए कि क्षारीय होता है जिसका पीएच मान कितना होगा भाई, तो 7 से अधिक। पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा। ठीक है, और आम्ल से यह अभिक्रिया करके, किससे, आम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CO2 गैस। आम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये CO2 गैस बनाता है। समझ में आ गया? तो ये था इसका गुण। अब हम पढ़ेंगे उपयोग। तो जल का अस्थायी कठोरता को दूर करने में या खारापन, देखते हो ना कोई पानी क्या होता है, कठोर होता है, खारा होता है, बोलता है कि पानी क्या खारा कठोर है। तो खारापन को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग करके धोने का जो सोडा है, इसका प्रयोग करके हम जल को क्या कर सकते हैं, मृदु बना सकते हैं। मृदु ने मीठा बना सकते हैं, खारापन उसका दूर कर सकते हैं। समझाया? जल के खारापन को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। एक साल का क्वेश्चन हम देखे थे, हमको याद है, उस बार यही पूछा गया था कि जल के खारापन को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद हो जाएगा ना कि जल के खारापन को दूर करने में किसका यूज करते हैं, धोने का सोडा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि कांच, साबुन और कागज के उद्योगों में भी इसका उपयोग करते हैं। मतलब कांच बनाने में, कागज बनाने में, साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, पेट्रोलियम जो होता है उसको शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, धोने का सोडा। पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम को शुद्ध करने में किसका उपयोग होता है, तो आपको बोलना है धोने का सोडा। फिर घरों में साफ सफाई करने में, कपड़ा धोने में किसका उपयोग करते हैं, धोने का सोडा। घरों में साफ सफाई करने में, कपड़ा धोने में भी किसका उपयोग करते हैं, धोने का सोडा। बोरेक्स ये एक प्रकार का यौगिक है। कास्टिक सोडा, इसको बनाने में भी किसका उपयोग करते हैं, धोने का सोडा। और प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये था इसका उपयोग। समझाया? पहले मेन आपका तरीका, बनाने का तरीका सीख लीजिए, तो फिर गुण उपयोग आप अच्छा से याद कर लोगे। ठीक है, तरीका याद हो जाएगा, अब गुण उपयोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आप कुछ पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को जानने के बाद पढ़ेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है कि अनार्द्र सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं सोडा एस। ये याद रखिएगा। ऐसा पूछा जाए कि अनार्द्र सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, तो सोडा एस। या ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सोडा एस को क्या, सोडा एस किसे कहते हैं, सोडा एस किसे कहते हैं, तो अनार्द्र सोडियम कार्बोनेट को। ये तो पॉइंट याद हो जाएगा ना, लिख लीजिए कॉपी में पॉइंट और याद कर लीजिए। अनार्द्र सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, सोडा एस। एक प्रोसेस है उत्फुलन। उत्फुलन होता क्या है, उत्फुलन किसे कहते हैं, तो देखिए अभी जो धोने का सोडा बना है, धोने का सोडा Na2CO3 10H2 कहा कि जब इसको हम हवा में छोड़ देते हैं, जब इसको हवा में छोड़ देते हैं तो क्या करना है, ये 10 को यहाँ पर रावाकरण का जल है ना, इसमें से 9 को गायब हो जाता है, 9 को गायब हो जाता है, क्या को बचेगा, 10 को में से 9 को गायब हो गया तो कितना बचेगा, 1। देखिए एक बचा कि नहीं बचा, एक बचा ना। तो इसी क्रिया को बोलते हैं उत्फुल्लन। इसको बोलते हैं रावाकरण का जल। क्या बोलते हैं, रावाकरण का जल। देखिए रावाकरण किए थे, किए थे यहाँ पर तीसरा स्टेप किए थे, सोडियम कार्बोनेट को रावाकरण किया था ना, 10H2 आया था यहाँ पर,
पहले से क्या था, Na2CO3 था, सोडियम कार्बोनेट था। तो सोडियम कार्बोनेट था आपके पास Na2CO3, इसको रवाकरण किया तो क्या आ गया 10H2 इसमें आ गया, है ना। तो वही बात यहाँ पर है कि जब रवाकरण का जो जल होता है 10H2O, इसको जब ये त्याग कर देगा, छोड़ देगा, तो ये 10 होगा तो 10 को नहीं छोड़ेगा, 9 को छोड़ देता है। तो 9 को छोड़ने पर जो ये बनता है तो इस क्रिया को बोलते हैं उत्फुल्लन। क्या बोलते हैं, उत्फुल्लन। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे भाई, लिखेंगे कि Na2CO3 to 10H2O, मतलब इसको जब हवा में खुला छोड़ देते हैं, हवा में खुला छोड़ देते हैं तो 9 को रवाकरण का जल त्याग देता है, 9 को रवाकरण का जल क्या करता है, त्याग देता है। तो इसके बाद बनता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है एक, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, है ना, टेट्रा का मतलब चार, ऐसा गिनती होता है। तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनता है, इसी को बोलते हैं उत्फुल्लन। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, उत्फुल्लन। याद जाएगा। कोई पूछेगा उत्फुल्लन किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए, उत्फुल्लन किसे कहते हैं, तो आपको बोलना क्या है कि ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब हवा में खुला छोड़ देते हैं, हवा में खुला छोड़ देते हैं तो रवाकरण के जल को त्याग करके ये बनता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है। और इसी क्रिया को बोलते हैं उत्फुल्लन। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, उत्फुल्लन। समझ आया, इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, उत्फुल्लन। देखिए लवण क्या होता है, क्रिया की लवण जिसमें रवाकरण का जल होता है, लवण जिसमें रवाकरण का जल है ना, रवाकरण का जल नहीं, तो इसको बोलेंगे जल योजित लवण। क्या बोलेंगे, जल योजित लवण, मतलब जिसमें जल है, जल है कि नहीं जल है। H2O का मतलब क्या होता है, पढ़े हो ना जी, H2O का मतलब क्या होता है, जल, जल माने पानी, पता है कि नहीं पता है। H2O का मतलब क्या होता है, जल, जल माने पानी। तो वैसा लवण जिसमें रवाकरण का जल होता है, जिसमें क्या होता है, रवाकरण का जल, उसको बोलेंगे जल योजित लवण। जैसे तुतिया, तुतिया का फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O। बताइए इसमें कितना रवाकरण का जल है, इसमें रवाकरण के कितने जल हैं, 5 है ना, 5 रवाकरण के जल। बोलेगा धोने का सोडा, इसमें रवाकरण के कितने जल है, 10, देखिए है ना 10, रवाकरण के कितने जल, 10। बोलेगा जिप्सम, इसमें रवाकरण के कितने जल है, कितना है जी, 2, रवाकरण के कितने इसमें जल है, 2। समझ आ गया। फॉर्मूला भी याद रखिएगा, जिप्सम का एक फॉर्मूला होता है, तुतिया का एक फॉर्मूला होता है, धोने का सोडा का एक फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत, समझ आया। और जिसमें ये रवाकरण का जल नहीं होता, जिसमें रवाकरण का जल नहीं होता, उसको बोलेंगे अनाद्र लवण। उसको क्या बोलेंगे, अनाद्र लवण। याद हो गया। जिसमें रवाकरण का जल नहीं होगा उसको बोलेंगे अनाद्र लवण। फॉर एग्जांपल ये इसको लिखिए, इसमें रवाकरण का जल है, इसमें रवाकरण का जल है नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, अनाद्र लवण। क्या बोलेंगे, अनाद्र लवण। समझाया। इसमें रवाकरण का जल नहीं है भाई, तो ये अनाद्र लवण। लेकिन इसमें रवाकरण का जल है कितना, 10, तो ये क्या है, जल योजित लवण। ये क्या है, जल योजित लवण। आगे पहचान में जल योजित लवण, अनाद्र लवण पहचान लोगे। अब जब जल योजित लवण को हम गर्म करते हैं, जल योजित लवण को जब हम गर्म करते हैं तो हमको बनेगा अनाद्र लवण। ये याद रखिएगा, जल योजित लवण को जब भी गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, अनाद्र लवण। लेकिन कुछ लवण ऐसा होता है जिसको हवा में खुला छोड़ दीजिएगा ना, कुछ लवण ऐसा होता है जिसको हवा में खुला छोड़ दीजिएगा तो हवा के आर्द्रता को ग्रहण कर लेगा, हवा के जलवाष्प को ग्रहण करके पसीजने लगेगा, पसीजना शुरू कर देगा, उसको बोलेंगे प्रस्वेद लवण। उसको क्या बोलेंगे, प्रस्वेद लवण। समझा यार। वैसा लवण जो हवा के जलवाष्प को ग्रहण करके, वैसा लवण जो हवा के जलवाष्प को ग्रहण करके पसीजने लगेगा, पसीजना शुरू कर देगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रस्वेद लवण। वैसा लवण जो हवा के जलवाष्प को ग्रहण करके पसीजना शुरू कर देता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रस्वेद लवण। कोई दिक्कत। जैसे इसका आंसर है, इसका एग्जांपल है अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड। अब ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है भाई। क्या क्वेश्चन है कि दही, हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, पॉइंट के रूप में लिख दिए हैं, आप क्वेश्चन लिख लोगे। क्या क्वेश्चन है, दही या फिर खट्टे पदार्थ को पित्तल, तांबा ये सब बर्तन में नहीं रखना चाहिए। दही या खट्टे पदार्थ को
तांबा के बर्तन में या धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्वेश्चन समझना है, पहले क्वेश्चन समझिए। दही या फिर खट्टे पदार्थ को, दही या कोई भी खट्टे पदार्थ को तांबा के बर्तन में या धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों? तो लिखेंगे आंसर। क्वेश्चन समझ आ गया ना? हमें यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखे, आप क्वेश्चन यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्या क्वेश्चन लिखेगा? क्वेश्चन लिखेगा कि दही या खट्टे पदार्थ को तांबे या धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों? तो आंसर है कि दही और खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। दही और खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं जो धातुओं से अभिक्रिया करके, जो धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? विषैले लवण बनाते हैं। धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? विषैले लवण बनाते हैं, जिससे ये खाने लायक पदार्थ नहीं रहता, ये पदार्थ खाने लायक नहीं बचता है, बेकार हो जाता है। आया समझना? तो ये खाने लायक नहीं, अगर इसको आप खाइएगा तो बीमार हो जाइएगा। ठीक है? और साथ ही साथ क्या होता है ना कि जो तुम्हारा बर्तन है, जो बर्तन है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? संक्षारित हो जाएगा। बर्तन जो है वो क्या हो जाएगा? संक्षारित हो जाएगा। बर्तन भी बर्बाद हो जाएगा, बर्तन भी खराब हो जाएगा। समझाया? इसीलिए दही और खट्टे पदार्थ को क्या करते हैं? तांबे के बर्तन में या धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। समझाया? कोई जब पूछेगा कि दही और खट्टे पदार्थ को तांबा या धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए, तो लिखिएगा कि दही और खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है और अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाता है? तो विषैले यौगिक बनाता है, विषैले लवण बनाता है, जिससे भोजन खाने लायक नहीं रहता, जिससे दही जो है खाने लायक नहीं रहता। तो जब दही खाने लायक नहीं रहेगा तो उसको खा पाएंगे? बेकार हो जाएगा ना। इसीलिए उसको क्या करते हैं? दही और खट्टे पदार्थ को धातु के बर्तन में, तांबे के बर्तन में नहीं रखते। तो ये था अभी। अब इसके बाद में इसको साफ करेंगे और साफ करके आपको क्या बताएंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस और कुछ और क्वेश्चन है वो बताएंगे। चलिए तो इसको साफ करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस हम बोर्ड पे लिख चुके हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ साथ कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का, उसको भी हम क्या किए हैं? सॉल्व करके उसका आंसर यहाँ पर लिख चुके हैं। तो आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ पर जितना है सब आपका बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। प्लास्टर ऑफ पेरिस उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आते ही रहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं, इसका क्या उपयोग है, ये आते रहता है क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं, इसका क्या उपयोग है, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक का, ये भी एग्जाम में आते ही रहते हैं। और कुछ क्वेश्चन बच गया वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। ये पार्ट लंबा हो गया है तो उसको अगले पार्ट में देखेंगे। आज इतना ही, इसी पार्ट तक देखेंगे। ठीक है? इसी क्वेश्चन तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए? नहीं लिए तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि फिर इसको क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जल्दी से। चलिए, उम्मीद है कि जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, जिसको शॉर्ट में POP भी बोलते हैं। P फॉर प्लास्टर, O फॉर ऑफ, P फॉर पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका दो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। आप चाहो तो ये याद करो, CaSO4 का होल 2 into H2O, या फिर ये याद रखो CaSO4 into half H2O। समझा आया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा जाए आपको ये बोलना है CaSO4 का होल 2 into H2O या फिर CaSO4 into half H2O। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक नाम क्या होता है सर? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। समझाया? तो कोई पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 का होल 2 into H2O या CaSO4 into half H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है सर? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऐसे शॉर्ट क्या बोलते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है? चलिए, बनाने की विधि इसका सबसे इजी है। अभी तक जितना पढ़े ना उसमें सबसे इजी कौन है? यही है। क्या? तो जिप्सम को जब 120 डिग्री पर गर्म करेंगे ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, है ना? एक लाइन का आंसर। जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का ये सूत्र होता है CaSO4 into 2H2। कभी पूछ लेता है। और अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे रावाफ्रन के जल में जिप्सम का सूत्र बताया था ना। यहीं पर
रावाकरण के जल में यहीं पर बताया था आपको जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2O। अगर इसमें पूछा जाए कि रावाकरण के कितने जल हैं तो कितने जल हैं, 2। ठीक है, वो बताए ना अभी बताया कि नहीं बताया, रावाकरण के जल समझाया था ना। रावाकरण के जल इसको बोलते हैं, कितना है, 2H2O। तो चलिए उसको नहीं जानना, अभी ये जानना है कि जिप्सम को जब हम 120 डिग्री पे गर्म करते हैं, जिप्सम को जब हम 120 डिग्री पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कोई पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो सर जिप्सम को 120 डिग्री पे गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 120 डिग्री पे गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। जिप्सम का फॉर्मूला ये होता है, 120 पे गर्म कर रहे हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया है। कोई दिक्कत, ये इक्वेशन भी आप याद हो गए। इसका गुण, तो सर ये सफेद पाउडर होता है, ये क्या होता है, सफेद पाउडर होता है जो जल के साथ मिलकर जिप्सम बनाता है। अगर इसको फिर से जल के साथ मिला दीजिएगा पानी के साथ, तो फिर से क्या बन जाएगा, जिप्सम, है ना। इसको पानी के साथ मिला दीजिएगा तो फिर से जिप्सम बन जाएगा, वापस वही वाला चीज। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग बहुत जगह करते हैं, आप लोग देखे भी होंगे, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप लोग देखे भी होंगे, इसका उपयोग भी बहुत जगह होता है। तो कहाँ होता है, खिड़की दरवाजा का छिद्र बंद करने में। कभी कभी खिड़की दरवाजे में जो छिद्र हो जाता है, लकड़ी में जो खिड़की सब हुआ तो उसमें कभी कभी छेद हो जाता है, उस छेद को हम लोग जो मटेरियल से भरते हैं वो यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो खिड़की दरवाजों के छिद्र को बंद करने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, हड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर होता है कि नहीं होता, हाथ का पैर का कहीं का भी हड्डी जो टूट जाता है तो जो प्लास्टर करते हैं ना, वो प्लास्टर किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही। ठीक है, तो देखें ना आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखे कि नहीं देखे। चलिए आगे, खिलौना, सजावट के सामान, मूर्ति और उसका सांचा बनाने में इसको उपयोग करते हैं। बहुत सारा आप देखोगे खिलौना जो होता है, दीपावली ये सब में जो देखने को मिलता है, दीपावली दशहरा में देखने को मिलेगा, बहुत सारा जो खिलौना होता है जो देखने में लगता है कि चूना उना का बना हुआ है, वो इसी का बना होता है। किसका बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये कभी घरों में सजाने का सामान देखोगे, सजाने का जो सामान होता है वो भी इसी का बना होता है। ठीक है, हम मूर्ति भी बहुत सारा देखोगे और या उसका सांचा वो भी इसी का बना होता है। दीवारों को चिकना करने में, हम लोग दीवारों को वॉल पुट्टी करते हैं तो उससे पहले देखते हैं ना, दीवारों को क्या करता है, मिस्त्री चिकना करता है। जो मिस्त्री होता है दीवारों को चिकना करता है, एक लिया होता है, क्या केमिकल होता है, उससे क्या करता है, दीवारों को इससे चिकना करता है, तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब दीवारों को या सतह को चिकना करने में किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अग्निरोधक पदार्थ बनाने में, अग्निरोधक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अग्निरोधक पदार्थ बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो इतना ही था टॉपिक से रिलेटेड, इतना ही था। ऐसा ना, जितना टॉपिक है अम्ल क्षारक लवण वो खत्म हो गया यहाँ पर। अम्ल क्षारक लवण का पूरा टॉपिक आपका यहीं पर खत्म हो गया। अब उससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आज तो पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन अगले दिन ये पूरा हो जाएगा। तो जितना लिखे उतना ही बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको 3 परख नली दिया गया है। 3 परख नली है, एक में क्या आश्रित जल है, मतलब शुद्ध जल है मान लीजिए, एक में अम्ल है, एक में क्षार है, अम्लीय लवण अम्लीय जल विलयन है और क्षारीय विलयन है। अब आपको लाल लिटमस पत्र दिया गया। कौन सा लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र। आपको पहचानना कि कौन इसमें अम्ल है, कौन क्षार है, कौन क्या शुद्ध जल है। तो हम क्या करेंगे, लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों में डालेंगे। लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों में क्या करेंगे, डालेंगे, है ना। जिस विलयन में ये लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, जिस विलयन में लाल लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, तो लाल को नीला कौन करता है, क्षार ना। मान लीजिए कि इसमें लाल क्या हो गया, नीला हो गया, ये क्या हो गया, क्षार। ये क्या हो गया, क्षार। अब बचा ये दो, अब कौन बचा, ये दोनों। अब मेरे पास क्या है, नीला लिटमस पत्र है ना भाई, क्योंकि लाल था तब लाल कैसा हो गया है, नीला हो गया। अब इस नीले लिटमस पत्र को बाकी दोनों में डालेंगे, नीले लिटमस पत्र को बाकी दोनों में डालेंगे। मान लीजिए कि इसमें डालें, ये नीला क्या हो गया, लाल हो गया, तो क्या था, अम्ल। अब जो बच गया वो क्या था, आसुत जल, शुद्ध जल। समझ में आया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फिर से वही क्वेश्चन। आपको 3 परख नली दिया गया, लाल 3 परख नली दिया गया, एक में अम्ल, किसमें अम्ल वो नहीं पता, बस एक में अम्ल है, एक में क्षार है और एक में क्या है, शुद्ध जल है। अब इस बार लाल लिटमस पत्र न दिया गया, अब नीला दे दिया गया। कौन सा दिया गया, नीला। अब पहचानिए, तो कहेंगे सर नीला लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों में डालेंगे। नीला लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों में डालेंगे, जिसमें नीला जो है लाल हो गया। मान लीजिए नीला इसमें क्या हो गया, लाल हो गया,
तो लाल हो गया तो समझिए कौन था, अम्ल था। अम्ल ही नीला को लाल करता है, पता है ना, अम्ल जो है नीला को लाल करता है, पहले ही बता चुके हैं। तो ये क्या था, अम्ल था। अब मेरे पास कौन सा लिक्विड पत्र है, नीला कि लाल, अब लाल है। कैसे सर, क्योंकि नीला था, अब इसमें डालने पर क्या हो गया, लाल हो गया। अब लाल को ये दोनों में डालेंगे, बारी बारी से दोनों विलेन में लाल को डालेंगे, जिसमें ये नीला हो जाएगा वो क्षार। हमारे इसमें डाले तो क्या हो गया, नीला कर दिया, तो क्या था, क्षार। अब जो बच गया वो क्या, आसुजल। तो समझ में आ गया। ये क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, हम दोनों तरीका आपको बता रही है ना। अगला क्वेश्चन है कि धातु के साथ जब भी अम्ल की अभिक्रिया होगा, धातु के साथ जब भी अम्ल की अभिक्रिया होगा तो कौन सा गैस निकलेगा। इसका एक एग्जांपल लीजिए और एग्जांपल लेके बताइए कि इसको जांच कैसे करेंगे। तो धातु के साथ जब भी अम्ल अभिक्रिया करेगा, धातु के साथ जब भी अम्ल अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। ये एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए, कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। अब उसको क्या करते हैं, धातु, कोई भी धातु, मान लीजिए जिंक, जिंक भी क्या धातु है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेकर जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे गैस निकलता है। ऐसे तो पता चल गया ना कि हाइड्रोजन गैस है, लेकिन उसको जांच करना भाई, इसलिए एग्जांपल ले रहे हैं। तो एग्जांपल में ऐसे लिखेंगे कि उदाहरण के लिए जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो जो गैस निकलता है उस गैस को साबुन के विलेन के पास ले जाते हैं। उस गैस को कहाँ ले जाते हैं, साबुन के विलेन के पास। उस गैस को जैसे साबुन के विलेन के पास ले जाएंगे तो उसमें बुलबुला बनना शुरू होगा, बुलबुला बनना शुरू होगा। अब उस बुलबुले के पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं। बुलबुले के पास क्या ले जाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती। जब जैसे जलती हुई मोमबत्ती बुलबुले के पास ले जाते हैं, बुलबुला क्या होता है, फूट जाता है और फटफट आवाज करता है। फटफट क्या करता है, आवाज करता है। इससे साबित होता है कि वो कौन सा गैस था, हाइड्रोजन गैस। समझ आया। यहाँ देखिए एक लाइन लिखना भूल गए, इस उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखना भूल गए, आप खुद यहाँ पर लिख दो ना। यहाँ पर क्या कीजिएगा, लिखिएगा क्या कि उदाहरण के लिए, सुनिए ध्यान से, क्या यहाँ पर लिखिएगा, उदाहरण के लिए जिंक धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो जो गैस निकलता है ना, उस गैस को साबुन के विलेन से प्रवाहित करते हैं। उस गैस को साबुन के विलेन से प्रवाहित करते हैं तो साबुन के विलेन में क्या बनता है, बुलबुला बनता है ना। उस बुलबुला के पास क्या ले जाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती। जलती हुई मोमबत्ती से बुलबुला फूट जाएगा और फटफट आवाज करना शुरू करेगा। तो समझिए कि कौन सा गैस है भाई, हाइड्रोजन गैस है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कि कोई धातु है ए, कोई धातु का यौगिक है ए, है ना, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तब बुलबुलाहट आवाज निकलता है। कौन आवाज निकलता है, बुलबुलाहट आवाज निकलता है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा क्या है, गैस निकल रहा है, कौन सा गैस निकल रहा है। और दूसरा बात बताना है कि अगर इस ये कैल्शियम क्लोराइड इसमें बन रहा है तो ये यौगिक कौन है, ये जो यौगिक ए है ये कौन सा यौगिक है। तो बस दो लाइन का आंसर है कि बुलबुला आवाज जो है क्या, मोमबत्ती को बुझा देता है और बुलबुलाहट आवाज निकल रहा है। तो मोमबत्ती को बुझा देता है तो कौन सा गैस है, CO2 गैस। अभी थोड़ा देर पहले हम पढ़े थे पिछले पार्ट में, क्या पढ़े थे कि CO2 जो गैस होता है वही आग को बुझाने का काम करता है। पढ़े थे ना, पिछले पार्ट में पढ़े हैं। CO2 गैस जो है वो क्या करता है, आग को बुझा देता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इस गैस के पास जैसे मोमबत्ती ले जाते हैं, मोमबत्ती क्या होता है, बुझ जाता है। मोमबत्ती क्या बुझ जाता है। तो वही लिखना है कि चूंकि जो गैस है वो मोमबत्ती को बुझा देता है, चूंकि जो गैस है वो मोमबत्ती को बुझा देता है, इसलिए वो गैस कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मोमबत्ती को क्या करेगा, बुझा देगा। समझ आया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मोमबत्ती को क्या करेगा, बुझा देगा। अब कह रहे हैं कि जो भी पदार्थ बन रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड है, जो बन रहा है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो ये जो पदार्थ वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। जो दिया गया पदार्थ ए है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका इक्वेशन हम यहाँ पर लिख के क्या किए, बैलेंस कर दिए। कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखे तो कैल्शियम क्लोराइड बना, H2 बना, CO2। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत सुचालक होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्यों, तो अम्ल को जैसे पानी में डालते हैं, अम्ल को जैसे पानी में आप डालिएगा वो आयनों में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है और इसी कारण से क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। समझाया। तो दो लाइन का आंसर है कि जैसे ही अम्ल को हम पानी में डालते हैं वो आयनों में
टूट जाता है, इसी कारण वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो चलिए आज का टॉपिक क्लियर हुआ। अब ये पूरा इसका टॉपिक खत्म हो चुका है, बस हमको कुछ क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का जो एग्जाम में आते रहता है वो बताना है। तो अगले पार्ट नंबर 8 में पढ़ेंगे। तो आज के इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं पार्ट नंबर 8 में ये सब कुछ क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद।